हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड की। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये है दोस्तों पहला वीडियो, दोस्तों मैट्रिक्स पहला चैप्टर होगा इस मैथमेटिक्स थर्ड का। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आपके पास अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड की बुक नहीं है तो दोस्तों इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप PDF को पा सकते हैं। उसके लिए दोस्तों बहुत कम अमाउंट आप पे करके आसानी से पूरे PDF को क्वालिटी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आपका अपना नेम और साथ में दोस्त अपना ईमेल आईडी और एक फ़ोन नंबर को फिलअप करने के बाद जो अमाउंट बहुत कम रखा गया उसको आप देकर आसानी से PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, अगर आपको आवश्यकता है तो आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे ये सार्थक पब्लिकेशन की बुक है दोस्त, इसमें हम डिटेल से बात करेंगे आज आप व्यू। मैं आपको इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं दोस्त, आज मैं आपको लिख कर तो नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये आप बिल्कुल नहीं समझिएगा कि आगे की वीडियो में आपको मैं लिख कर नहीं बताऊंगा। मैं आपको हाथ से लिख कर सभी क्वेश्चन को लगाऊंगा, ये चीज आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। आज का वीडियो बहुत ज्यादा थ्योरी चैप्टर है, इसलिए मैं आपको यहां पर थ्योरी के बारे में आज डिटेल में बात करूंगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपका पहले चैप्टर से 5 नंबर का थ्योरी बेस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको थ्योरी बेस पर क्वेश्चन पते होने चाहिए। इसलिए मैं आज को डिटेल से इससे बात करूंगा कि कॉलम और आपके मतलब ये स्तंभ पंक्ति क्या होती है, बहुत कुछ इसमें है। पूरा कम से कम आपके दोस्त इसमें मान सकते हैं कि 20+ यहाँ पर आपके डिफिनीशन है, जो कि आपको आना बेहद जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे यही कहेंगे कि आज ये पहला वीडियो है, तो हो सकता है आपको दोस्त ये बोरिंग थोड़ा फील हो, चूंकि ये आपका पहला वीडियो थ्योरी बेस पे है। तो आप इसको लेकर घबराइए नहीं, आप वीडियो को देखते रहिए। फिर आपको डेली मॉर्निंग में 7 बजे, जैसा हमने बताया, डेली मॉर्निंग 7 बजे आपको वीडियो मिलेगी। ओके, तो चलते हैं दोस्त, शुरू करते हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में दोस्त आपके पहला ये होता है कॉलम मैट्रिक्स। क्या? कॉलम मैट्रिक्स, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं स्तंभ आव्यूह। ध्यान से सुनते जाइए, आपको बहुत आसानी से सभी पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे। दोस्तों यदि किसी आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो तो इसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। इसमें पंक्तियों की संख्या एक से अधिक हो सकती है। इसका मतलब दोस्त यहां पर यह हुआ कि जहां पर पंक्ति कितनी भी हो लेकिन स्तंभ एक होगा तो उसे आप क्या कहेंगे? स्तंभ आव्यूह अर्थात कॉलम मैट्रिक्स। जैसा आप यहां पर देख सकते हैं, ये जो आप ऐसे सीधा आप देखते हैं इसको दोस्तों बोलते हैं स्तंभ, और जब ऐसे आप चलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? इसको रो बोलते हैं या फिर आप पंक्ति बोलते हैं। ओके, तो ये आपका क्या है, जो 1 2 3 ऊपर से आप नीचे की तरफ जाएंगे तो ये क्या है? स्तंभ है। तो स्तंभ की संख्या कितनी है? 1। और इधर से आप देखेंगे तो यहां पर अगर आप देखेंगे रो अर्थात पंक्ति की संख्या कितनी है दोस्त? यहां पर पंक्ति की संख्या आपकी 3 है। तो इसीलिए आप लिखते हैं, जब आप यहां पर ये लिखते हैं तो आप 3 × 1 इसलिए लिखता है। पहला दोस्त आपका क्या होता है? ये पंक्ति अर्थात रो, और दूसरा आपका क्या होता है? कॉलम अर्थात स्तंभ। इसीलिए यहां पर 3 × 1 का स्तंभ है। तो स्तंभ आव्यूह कॉलम मैट्रिक्स किसे कहेंगे? जिसमें दोस्त ऐसा आव्यूह या ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो। जैसा आप देख रहे हैं एक कॉलम है, ठीक है, आपके रो जितने भी हो लेकिन कॉलम एक होगा तो आपका कॉलम मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट अब चलते हैं यहां पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो यहां पर आता है रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो रो मैट्रिक्स सेम उसी प्रकार आपको समझना है, जिस प्रकार किसी मैट्रिक्स में एक आपका कॉलम होगा तो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो जिस प्रकार आपको हमने एक कॉलम मैट्रिक्स बताया, उसी प्रकार जब किसी मैट्रिक्स में आपका एक वहां पर क्या होगा? रो होगा, तो उसे आप रो मैट्रिक्स कहेंगे। जैसा आप यहां पर देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर, आप यहां पर 1 2 3 जो आप लिखा गया है दोस्त, इसके अंदर जो आपको 1 2 3 लिखा गया है, तो ये एक का क्या हुआ? आपका रो हुआ। तो सिंगल आप यहां पर लाइन जो देख रहे हैं ये रो हुआ। तो इसमें कितने रो हैं? एक रो है, अर्थात पंक्ति कितनी है? एक। तो इसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। और अगर आपसे पूछे कॉलम कितने, तो कॉलम 3 है। ऐसे आप देखेंगे तो ऊपर से आपके 1 2 3 3 कॉलम है। इसीलिए यहां पर आप देखेंगे, अब यहां पर 1 × 3 अर्थात यहां पर आपका रो इंटू कॉलम, एक रो है और 3 कॉलम है। आशा करते हैं ये चीजें आप दोस्त समझ रहे होंगे। यहां पर भी आपको बिल्कुल क्लियर बताया गया कि एक पंक्ति और 3 स्तंभ यहां पर हैं, ठीक है। तो ये चीज आप क्लियर रहिए कि ये ऊपर से आप देखते हैं स्तंभ, ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्तंभ जो सीधे होते हैं उन्हें स्तंभ कहते हैं। तो ये आपके स्तंभ होते हैं और रो ये पंक्ति होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं दोस्त। यहां पर आता है आपका क्षैतिज आव्यूह किसे कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है? जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम हो उसे आप कहते हैं क्षैतिज आव्यूह। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर हमने आपको क्या बताया कि पंक्तियों की संख्या, ये है पंक्ति, ठीक है, और ये है स्तंभ। तो आप यहां पर देख रहे हैं स्तंभ कितने हैं दोस्त? यहां पर आप स्तंभ देख रहे हैं 3 है, और आपके रो कितने हैं? रो कितने हैं दोस्त? रो बोली तो आपका पंक्ति कितनी है? यहां पर 1 और 2 है। तो अगर
अगर आपका यहाँ पर दोस्त क्या है कि पंक्ति अगर क्षैतिज, जैसे आपसे कह रहा है कि अगर ये आपका स्तंभ ज़्यादा है और आपकी पंक्ति कम है तो उस कंडीशन में उसे क्षैतिज आव्यूह कहेंगे। नेक्स्ट है आपका दोस्तों ऊर्ध्वाधर आव्यूह, जिसे आप कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि आव्यूहों में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम हो तो उसे ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स कहते हैं, जिसे आप वर्टिकल कहते हैं। इसका मतलब दोस्त यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पर कितना है, ये स्तंभों की संख्या आप देख रहे हैं कितने हैं, इसमें 2 है, और यहाँ पर कॉलम कितने हैं, कॉलम आप रो कितने हैं दोस्त, रो आपके 1 2 3 हैं। तो अगर आपका यहाँ पर रो जो है, रो आपके कॉलम से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, ऊर्ध्वाधर। तो आप जैसा देख भी सकते हैं ये आपका ऊर्ध्वाधर दिख रहा है और ये आपका क्षैतिज टाइप है। तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि अगर आपके पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम है तो अब आपका क्षैतिज होगा, अगर दोस्त स्तंभों की संख्या पंक्तियों से कम है तो आपका वर्टिकल होगा। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। छोटी छोटी डिफिनीशन 1 नंबर का ये पूछा जाता है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। आप पिछले ईयर्स का पेपर्स उठाकर देख लीजिए, ये डिफिनीशन आपको पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन हो सकता है लास्ट में दिखाऊं, आओ देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये है कि वर्ग आव्यूह, जिससे आप बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब जिस आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है उससे आप बोलते हैं क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब दोस्त ये हुआ कि आपको जो वहां पर दिया जाएगा, जैसे 1 2 3 4 है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि आप मतलब कि आपके स्तंभों की संख्या और इसके पंक्तियों की संख्या क्या है, दोनों सेम है। स्तंभों की संख्या कितनी है, 2, और आपके पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2, तो 2 इंटू कितना हुआ, 2। तो यहां पर आपके 2 इंटू 2 हुआ, तो मतलब स्तंभों की संख्या और आपके पंक्तियों की संख्या, रो और कॉलम की जब संख्या बराबर होती है तो उस कंडीशन में उसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और आप सिंपली आप देख भी सकते हैं ये स्क्वायर टाइप, आपको स्क्वायर तो ऐसे ही होता है दोस्त, तो ये स्क्वायर टाइप आपको दिख रहा है, ये भी आप देख सकते हैं स्क्वायर टाइप आपको दिख रहा है। तो मतलब जब दोनों सेम, जैसे यहाँ पर 3 इंटू 3 देख रहे हैं, तो जब आपका दोनों सेम होगा तो उसे कहेंगे क्या, वर्ग मैट्रिक्स अर्थात, ठीक है। मतलब n इंटू n की वैल्यू सेम रहनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट दोस्त, मुख्य विकर्ण एवं उसके अवयव, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एंड डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, इसको आप समझिए। यदि किसी एक आव्यूह हो तो आव्यूह के वे अवयव जिनके आई और जे हों तो उनके मुख्य विकर्ण कहलाते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ दोस्त, यहाँ पर ये कह रहे हैं, तो दोस्तों जैसे आपको यहाँ पर ये मैट्रिक्स दिया गया है, तो इसका जो बीच वाला आप एरिया देख रहे हैं 3 7 1, तो ये आपका क्या हुआ, ये मुख्य विकर्ण हुआ, मतलब ये प्रिंसिपल डायगोनल हुआ। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा डायगोनल एलिमेंट्स, तो इसके अवयव आपके क्या है, 3 7 3 7 1 है। अगर हम यहाँ पर आपसे दोस्त यही कहें, अब आपका नेक्स्ट है कि विकर्ण आव्यूह, जिसे कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें ये कहते हैं कि मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो तो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसका मतलब दोस्त आप एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं, जब आपको इस प्रकार का मैट्रिक्स दिया जाए जिसमें आपका मुख्य विकर्ण आपका कौन सा है दोस्त, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है, जैसे आपका यहाँ पर दिख रहा है 1 2 3, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल। इसको छोड़कर इसके ऊपर और इसके नीचे अगर ये आपका क्या है दोस्त, ये शून्य है, तो ये आपका क्या होगा, ये जो मैट्रिक्स होगा ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अर्थात जो आपका विकर्ण है, जो आपका मैट्रिक्स, जो आपका डायगोनल है, मतलब विकर्ण है, वो शून्य नहीं है और सब शून्य है, तो आपका क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्त, यहाँ पर आपका अदिश मैट्रिक्स है, जिसे आप कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। जिस विकर्ण आव्यूह के विकर्ण के सभी अवयव बराबर हों उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। आइए आगे बताते। देखिए दोस्त, इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि जो विकर्ण है आपका 3 3 है, विकर्ण 4 4 4 है, और यहाँ पर आप 4 देख रहे हैं। तो मतलब कुल मिलाकर अगर आपका विकर्ण, जो आप विकर्ण देख रहे हैं, अगर आपका विकर्ण सेम है, इसका देखिए डिफरेंट समझिए, यहाँ पर जो था इसमें भी ऊपर नीचे आपका शून्य था, लेकिन ये 1 2 3 था, ना कि आपका सब सेम था। लेकिन यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर 3 3 है, 4 4 4 है, मतलब ये सब क्या है, सेम है। जब आपके सब सेम होंगे तो आपका स्केलर मैट्रिक्स होगा। ऊपर आपका सब शून्य होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखिए, ऊपर नीचे आपका दोनों सब शून्य होना चाहिए, केवल विकर्ण की ही वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन विकर्ण की ऐसी वैल्यू हो जो सब सेम हो, मतलब 4 4 4 हो, 5 5 5 हो, या 1 1 हो, सब सेम होनी चाहिए। ओके, तो यहां पर आपका क्या है दोस्त, 3 3 और 0 0 ऊपर है। कुल मिलाकर आपका जो विकर्ण होगा वो सेम होगा, तो आपका क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। और जहां हमने आपको बताया कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि ऊपर नीचे के दोनों जो है वो शून्य होना चाहिए, केवल विकर्ण
विकर्ण की ही वैल्यू होनी चाहिए, तो इसे कहते हैं आप डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट पॉइंट की ओर दोस्त चलते हैं, तो यहां पर आपका आता है इकाई आव्यूह। देखिए आपके जितने भी क्वेश्चन दिमाग में उठेंगे, नेक्स्ट आपके जितने भी आव्यूह में बताता जाऊंगा, सब कुछ क्लियर होता जाएगा, इसलिए आशा करूंगा कि आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे और सभी पॉइंट्स क्लियर करेंगे। देखिए दोस्त, जब आप शुरुआत करेंगे, अभी से देखने की आदत डालेंगे, तो धीरे धीरे आपको सभी वीडियो समझ में अच्छे से आने लगेंगे। अभी आप दिक्कत करेंगे तो अभी जब मैं मैट्रिक्स का क्वेश्चन लगाऊंगा तो आपको हो सकता है वहां पर प्रॉब्लम हो। तो यहां पर आपको बताना चाहूंगा इकाई आव्यूह या फिर तत्सम आव्यूह क्या है। इसे हिंदी में बोलते हैं दोस्त यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहां पर यूनिट मैट्रिक्स की बात करें दोस्त, तो वेरी सिंपल तरीका है आपको यहां पर समझने का कि जिसमें एक ऐसा मैट्रिक्स या ऐसा आव्यूह जिसमें एक ऐसा वर्ग आव्यूह, मतलब दोस्त एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें मेन विकर्ण के सभी अवयव 1 हो तथा शेष सभी शून्य हो। इसका मतलब दोस्त आप सिंपली यहां पर देख सकते हैं, जैसे ये है, ये क्या है, एक यूनिट मैट्रिक्स है, मतलब जो इसका विकर्ण है वो 1 1 होना चाहिए और सब क्या होना चाहिए, शून्य। तो इसे कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। एग्जांपल के तौर पर ये आप देख सकते हैं, इसके जो यहां पर रो और कॉलम कितने दोस्त 3 3, ये भी आप समझते रहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहां पर आप क्या है, 2 स्तंभ है 2 पंक्ति है, ठीक है, 2 स्तंभ है 2 पंक्ति है, तो यहां पर कितने हो गए 1 1 2 2, इसमें 2 2 है और इसमें आपका 3 3 है, ठीक है। हम आपको ये बता रहे हैं दोस्त, ये आपका क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे पहचानते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स में आपका रो और कॉलम दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, तो इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और यहां पर आपका क्या है दोस्त, ये 2 × 2 है, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में यही हुआ, और आपको पॉइंट समझना है कि 1 1 1 दिया है और सब 0 है, इसलिए आपका यूनिट मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आपका दोस्त यहां पर है शून्य और रिक्त आव्यूह, जिसे आप 0 और नल मैट्रिक्स कहते हैं। इसका मतलब दोस्त ये आपका ये हुआ कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे तत्व, जिसके सारे एलिमेंट आपके क्या हो, नल मैट्रिक्स, मतलब वो आता है जिसके सारे एलिमेंट्स आपके शून्य हो। जैसा आप देख सकते हैं ये सभी 0 0 हैं। ये आपका कैसा है दोस्त, ये 2 × 2 है। और यहां पर आप देखेंगे तो पहले आप क्या लिखते हैं, पहले आप लिखते हैं कॉलम, पहले आप लिखते हैं रो, तो रो कितने हैं 2 × 3। ये आपका जो ये वाला मैट्रिक्स है, इसमें अगर आप 2 × 3 लिखेंगे तो कुल मिलाकर यहां पर क्या है दोस्त, यहां पर ऐसा आपका मैट्रिक्स है जिसके सभी एलिमेंट शून्य है, तो उसे कहते हैं 0 या नल मैट्रिक्स या शून्य या रिक्त आव्यूह। नेक्स्ट है दोस्तों, आप देख सकते हैं 2015 में एक क्वेश्चन आया। अभी आपको मैं बहुत से क्वेश्चन दिखाऊंगा जो कि 2015 नहीं, 2014, 2016, 2017 ऐसे क्वेश्चन आए हुए मैं आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट आपको दोस्तों यहाँ पर त्रिभुजी आव्यूह, जिससे आप ट्रिगोनल यहाँ पर मैट्रिक्स है, सॉरी आवाज़ ये नहीं सही बैठ रही थी, यहाँ पर ये दोस्तों ट्रायंगुलर है, ठीक है, बैठ नहीं रही थी, बोलते बोलते हो जाता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। त्रिभुजी आव्यूह, यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के ऊपर अथवा नीचे के सभी अवयव शून्य हो तो उसे आव्यूह को क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोले तो त्रिभुजी आव्यूह कहते हैं। अब समझिएगा, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये 5 नंबर का दोस्त पूछेगा, तो इसमें यही पूछेगा, ये आपके 2 टाइप्स के होते हैं, मतलब त्रिभुजी जो मैट्रिक्स होता है वो आपके 2 टाइप्स। अगर आप आज का वीडियो देख कर जाएंगे तो 100% आपको यहाँ पर से 5 नंबर मिलने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, 5 नंबर अपने आप रखिए। मैथ का ऐसा ही सब्जेक्ट है दोस्त जो आपको बहुत अच्छा नंबर दिला भी सकता है और आपको बैक भी इसमें लगा सकता है। क्योंकि ये जो मैथ थर्ड है ये आपके BSc लेवल की, इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट भी करता हूँ, रिकमेंड भी करता हूँ कि इस मैथ को ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टडी करें। ओके, नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर आपका क्या है दोस्त, यहाँ पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये 2 टाइप्स का होता है, एक अपर होता है, एक लोअर होता है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, जिसे आप उच्च या निम्न त्रिभुजी आव्यूह कहते हैं। थोड़ा यहाँ पर दोस्त आपको कंफ्यूजन यहाँ पर होना होता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्त उच्च जो है, उच्च मैट्रिक्स उसे कहते हैं यदि किसी त्रिभुजी आव्यूह के मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव शून्य हो तो उसे उच्च त्रिभुजी आव्यूह मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये आपको मैट्रिक्स दिया, ये कैसा मैट्रिक्स है, इसके रो और कॉलम दोनों सेम है, 3 × 3 का ये मैट्रिक्स आपको दिया गया है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका जो विकर्ण है, मुख्य विकर्ण है आपका ये है, ठीक है। तो मुख्य विकर्ण के अगर नीचे सभी आपके शून्य है एलिमेंट, तब ये आपका नीचे शून्य है, तब आपका क्या होगा, वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर इसी कंडीशन में आपको यहां पर दिया है, अगर मुख्य विकर्ण के ऊपर सभी शून्य है, तो वो आपका क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। ओके, आशा करता हूं ये चीज आप एकदम बिल्कुल कंठस्थ हो गया होगा आपका, कि अगर मुख्य विकर्ण के नीचे आपका दोस्त यहां पर नीचे सभी एलिमेंट्स शून्य हैं, मुख्य एलिमेंट्स के नीचे सभी शून्य हैं, तब आपका क्या होगा, वो अपर
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, और अगर मुख्य विकर्ण के ऊपर सभी शून्य है तो वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। आशा करते हैं आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आ गया दोस्त, सब मैट्रिक्स, जिसे आप उप आव्यूह कहते हैं। तो ये क्या कहता है कि किसी आव्यूह के कुछ पंक्ति या कुछ स्तंभ, बोले तो कुछ रो या कुछ कॉलम, या दोनों को छोड़ने से प्राप्त आव्यूह को आप कहते हैं उपाव्यूह या फिर सब मैट्रिक्स कहते हैं। वेरी सिंपल, इसको समझ आप ऐसे सकते हैं कि ये आपको एक मैट्रिक्स दिया, ये क्या है मैट्रिक्स, और ये क्या है सब मैट्रिक्स, ये क्या है सब मैट्रिक्स, ये क्या है सब मैट्रिक्स। कुल मिलाकर अगर आप मैट्रिक्स से कोई भी रो या कॉलम लेकर आप बनाते हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को आप सब मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहां पर क्या हुआ है दोस्त, आप समझिए बातों को। यहां पर आप देख रहे हैं 1 2 5 6 को यहां पर लिखा गया, तो ये इसका क्या हुआ, इस मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स हुआ। उसी प्रकार यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 3 4 7 8 को, मतलब किसी भी रो या कॉलम को छोड़ने से प्राप्त, मतलब इसमें से क्या किया गया दोस्त, इस 1 2 5 6 को आप हटा दीजिए तो क्या बचेगा, 3 4 7 8 बचेगा। तो ये क्या हुआ, आपको ये प्राप्त हुआ, तो ये आपका सब मैट्रिक्स हुआ। उसी प्रकार आप सबको हटा दीजिए, केवल 1 बचाइए, तो ये क्या हुआ, सब मैट्रिक्स हुआ। को कुल मिलाकर सब मैट्रिक्स आप लिख सकते हैं कि किसी आव्यूह के कुछ पंक्ति या कुछ स्तंभों या दोनों को छोड़ने से प्राप्त सब मैट्रिक्स को सब मैट्रिक्स कहते हैं। आशा करते हैं ये चीजें आप समझ गए। कुल मिलाकर दोस्त आप आव्यूह छोड़ दीजिए, पंक्ति छोड़ दीजिए, या दोनों को छोड़ने पर जो बचता है वो आपका होता सब मैट्रिक्स, जैसा आप स्क्रीन पर यहां पर देख सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल से आपको समझाना ज्यादा सही रहेगा, इसलिए आप एग्जाम्पल्स को ही समझें। थ्योरी तो आप अपने से लिख लेंगे, मैं इसीलिए बार बार एग्जाम्पल को रिकमेंड कर रहा हूं कि आप एग्जाम्पल से ज्यादा समझें, ठीक है। नेक्स्ट मैट्रिक्स है दोस्तों आपका समान आव्यूह, बोले तो इक्वल मैट्रिक्स। इसमें कहते हैं वे समान क्रम में हो और दोनों आव्यूह संगत अवयव बराबर हो, मतलब उसके दोनों एलिमेंट जो हैं दोनों बराबर हो। जैसा आप यहां पर देख सकते हैं 1 2 3 4 और यहां पर 1 2 3 4, कुल मिलाकर ए और बी दोनों जब आपके बराबर होंगे मैट्रिक्स, तो ऐसे मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स है। वेरी सिंपल, ये तो आप समझ सकते हैं, जब दोनों की वैल्यू सेम है तो आपके इक्वल मैट्रिक्स होंगे, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो इन चीजों को अपने से भी आप यहां पर समझिए। अब जो मैं डिफिनीशन बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये डिफिनीशन जो है ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। वो आपके 1 नंबर के पूछे जाएंगे, तो ये 2 से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके मतलब पेपर्स में जो 5 नंबर तक के पूछे जाते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं 2000 यहाँ पर 12 में पूछा गया, 2012 में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन ये है दोस्त कि आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसे कहते हैं। मैं एकदम बिल्कुल सिंपल आपको तरीका बताऊंगा, वेरी सिंपल तरीका। चूंकि देखिए होता क्या है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्त, एक दूसरे के यहाँ पर ट्रांसपोज होगा, इनवर्स होगा, तो कौन से मैट्रिक्स किससे है, ये चीजें मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको क्लियर करता हूं। देखिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है कि यदि किसी मैट्रिक्स ए की पंक्तियों को स्तंभ तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। वेरी सिंपल, देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया गया है, ओके, कोई मैट्रिक्स दिया गया है, उसके कॉलम को रो में और रो को कॉलम में, अर्थात दोस्त स्तंभ को पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दिए, जो प्राप्त होगा वो आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, ये आपको दिया गया है, ठीक है, तो इसमें ये क्या है, ये आपका स्तंभ है और ये आपका ये क्या है, ये स्तंभ है दोस्त, और ये आपकी पंक्ति है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं दोस्त, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप यहां पर देख रहे हैं, इस पंक्ति को हम स्तंभ में चेंज करेंगे। मतलब ये 3 1 + 2i देख रहे हैं यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर जब स्तंभ में चेंज करेंगे तो 3 तो अपने स्थान पर रहेगा, लेकिन 3 तो अपने स्थान पर रहेगा, लेकिन ये 1 + 2i है, ये इसके नीचे चलाएगा, ये 1 - 2i की जगह पर चलाएगा 1 + 2i। हम तो यही कर रहे हैं ना दोस्त कि पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर रहे हैं। और यहाँ पर सेम उसी प्रकार आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये जो आप पंक्ति देख रहे हैं, ये जो आप पंक्ति देख रहे हैं, ये क्या होगा दोस्त, घूमकर ऊपर चला जाएगा और ये 2 अपने स्थान पर रहेगा। मतलब कुल मिलाकर हमने पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दिया। या फिर आप दोस्त यहां पर ये भी कर सकते हैं दोस्तों, आपका जो ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है इसको हम A' से डिनोट करते हैं, अर्थात जो आपका पहले मैट्रिक्स दिया रहेगा वो A रहेगा, और जब इसको आप लिखेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स को लिखेंगे आप A'। और इसमें क्या होता है दोस्त कि आप इसको क्या, जैसा कि हमने बताया, रो को कॉलम को और कॉलम को रो में चेंज करेंगे, तो जो परिवर्तित होगा वही आपका, इसका नाम ही दोस्त आप देखते हैं परिवर्त आव्यूह कहते हैं, ठीक है। तो आप रो को कॉलम को रो में आप चेंज करेंगे तो जो आपको आव्यूह प्राप्त होगा वो आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट आपको दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट आता है
सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। बहुत इसमें स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब आप समझिए सिंपल सा कि यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि किसी आव्यूह मतलब किसी वर्ग आव्यूह का परिवर्त आव्यूह उसके बराबर हो तो इसे आव्यूह को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसका मतलब दोस्त ये हुआ कि आपका जैसे पहले ए मैट्रिक्स था, इसको हमने ट्रांसपोज कर दिया और ये जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स था ये ए के ही इक्वल आया, अर्थात ए इक्वल टू ए डैश ही आए तो इसको क्या कहेंगे, इसे कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वही चीज यहां पर लिखा गया है दोस्त, आपको बताया गया कि जब आपका ए इक्वल टू ए डैश अर्थात आपको ए दिया गया था उसका आपने ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोज जो है आपका पहले जो प्राइमरी आपका मैट्रिक्स था, जो पहला मैट्रिक्स था उसी के इक्वल आता है तो आपका क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सिमेट्रिक। अर्थात दोस्त कहा जाता है कि जैसा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है तो बोला जाता है कि वो दूसरे के सिमेट्रिक है। तो वही चीज है कि यहां पर जब आप उसको ट्रांसपोज करते हैं तब भी सेम है, तब वो आपका होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसा आप यहां पर देख सकते हैं 1 0 1 0 है, वो आप देखिए 1 0 और 0 1 है। इसको आप दोस्त रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए। इसका आप ए है, इसका आप निकाल लीजिए ए डैश अर्थात ट्रांसपोज, तब भी सेम आपको वही मिलेगा। आप निकाल लीजिए दोस्त, सिंपली इसका करिए। देखिए यहां पर आप ये है दोस्त, ये आपकी पंक्ति है, इसको हम स्तंभ में चेंज करेंगे तो 1 0 हो जाएगा और ये आपका पंक्ति है, इसको स्तंभ में करेंगे तो 0 1 हो जाएगा। आप देखिए कोई परिवर्तन क्या हुआ, सेम 0 1 1 0 1 0 1 यहाँ है और 1 0 0 1 यहाँ भी है, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसे सिमेट्रिक। इसी प्रकार आप इसको चेंज कर लीजिए। आप देखिए यहां पर आप इसको पूरा परिवर्तित करके देख सकते हैं, AHG है, इसको पंक्ति है, इसको हम स्तंभ में करेंगे तो ए लिखेंगे, एच लिखेंगे, जी लिखेंगे। इसी प्रकार ये पंक्ति है HBF, ये आपकी पंक्ति है, इसको स्तंभ लिखेंगे तो HBF। ओके, फिर आपका यहाँ पर ये पंक्ति है GFC, ये पंक्ति है, इसको स्तंभ में लिखेंगे तो GFC। आप मिला लीजिए दोनों, सेम आपका वही है। आप इसको देख लीजिए, ऊपर AHG है, इसमें AHG है, फिर आपका बीच में आपका HBF है, यहाँ पर HBF है, फिर आपका GFC है, यहाँ पर GFC। तो कोई परिवर्तन इसमें हुआ नहीं हुआ। तो ट्रांसपोज करने पर भी जब सेम मिलता है तो उसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बिल्कुल क्लियर आपको दोस्त समझ में आ रहा होगा ट्रांसपोज क्या हुआ और सिमेट्रिक क्या हुआ। आशा करते हैं ये चीजें आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट आपका दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्क्यू मैट्रिक्स, जिसे बोलते हैं विषम सममित आव्यूह। इसका मतलब दोस्त वेरी सिंपल हुआ, जैसे कि आपका ए था उसका हमने ट्रांसपोज किया तो हमें ए डैश प्राप्त हुआ, लेकिन अभी क्या था कि हमने ए किया, हमको ए डैश जो हमें प्राप्त हुआ ट्रांसपोज वो पहले के इक्वल आया तो आपका क्या हुआ, वो आपका सिमेट्रिक हुआ। लेकिन अगर उसी के सामने आपका माइनस ए डैश आ जाता है तो वो आपका हो जाता है विषम सममित, बोले तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, बहुत सिंपल है कुल मिलाकर आपका। जैसे यहां पर सममित था तो आपका ए इक्वल टू ए डैश था, अब इसमें क्या हुआ दोस्त, ए इक्वल टू माइनस ए डैश हुआ। अगर आप फार्मूले से चीजों को समझेंगे तो बहुत आसान होगा। मैं यही कहूंगा दोस्त कि एग्जाम्पल और फार्मूले को समझिए, आसानी से अपने आप थ्योरी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको दोस्त हो गया ए इक्वल टू ए डैश, तो ए इक्वल टू माइनस ए डैश। अब देखिए प्रूफ के तौर पर ये आपका 0 3 और -3 0 है, इसको हम यहां पर चेंज करते हैं। समझिए 3 और 0 है, ये आपका पंक्ति, इसको स्तंभ में हम लिख देते हैं 3 0 लिख दिए। ये -3 0 है, ये पंक्ति है, इसको हम स्तंभ में लिखेंगे तो ये -3 और ये 0 हो गया। ठीक है, मतलब हम पंक्ति को स्तंभ में चेंज करें। आप एक ही काम आपको करना है, पूरे पैटर्न को पंक्ति को स्तंभ में चेंज करिए या फिर स्तंभ को पंक्ति में चेंज करिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक पंक्ति एक स्तंभ एक स्तंभ एक पंक्ति, ऐसा नहीं करना। अगर पूरे मैट्रिक्स को आपको चेंज करना है तो पूरा स्तंभ को पंक्ति में कर दीजिए या फिर पंक्ति को स्तंभ में कर दीजिए। ठीक है, अब आप यहां पर अब ध्यान से अगर आप देखेंगे दोस्त तो आप यहां पर 0 3 है, ठीक है, और यहां 0 -3 है, यहां -3 0 है, यहां पर 3 0 है। अगर इसमें से आप माइनस को बाहर ले लेते हैं, माइनस कुछ मिनट के या माइनस से आप मल्टीप्लाई करेंगे या माइनस आप इसमें से बाहर लेंगे तो यहां फिर माइनस आएगा और ये प्लस हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो सेम क्या वही वाला चीज आपको अंदर नहीं मिल गया, +3 और -3 और ये 0। ध्यान से देखिए, तो मतलब ये क्या हुआ, माइनस लगा और ये इसकी वैल्यू क्या है, ये ए है, और ये क्या हुआ आपका, ये आपका क्या हुआ दोस्त, ये आपका ए डैश अर्थात ट्रांसपोज था ना दोस्त। तो आपका जो ये वैल्यू आपका क्या हुआ, ए इक्वल टू -ए डैश, तो इसको कहते हैं, आप क्या कहते हैं, विषम सममित आव्यूह। आशा करते हैं ये चीजें आप बहुत आसानी से ये चीजों को समझ रहे होंगे। जैसे यहां पर आपको प्रूफ के तौर पर बताया गया है, किसी वर्ग आव्यूह के ए इक्वल टू -ए डैश उसे विषम सममित आव्यूह कहते हैं।
दोस्त आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा आपको ये चीज़ें समझ में आ रही जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है प्लीज़ कमेंट आप जरूर करिएगा। इसी प्रकार आप इसी को भी चेंज करिए। अब आपको ये आपको मैं दे रहा हूँ, इसको आप चेंज करके इसमें से माइनस कॉमन लीजिएगा, सेम वही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्त आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अर्थात सममित और विषम सममित आव्यूह की प्रॉपर्टी आपको दी गई है। तो थोड़ा आप इसको समझ सकते हैं कि अगर आपको ए अर्थात सममित आव्यूह दिया है, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए या फिर आप ए क्यूब कर दीजिए, तो आपको वही आपको जैसे आपका यहाँ पर 1 0 था तो और यहाँ फिर आपको क्या था दोस्त 0 1 था, तो ये आपका क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको आप ए स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये आपके प्रगुण है, इसको आप अपने बुक से भी पढ़ सकते हैं। जो मेन पॉइंट्स है मैं आपको उसको बता रहा हूं। जैसे आप यहां पर ए है, इसका आप ए प्लस ए डैश जो होगा आपका सममित आव्यूह होगा। मतलब आप जैसे ए था दोस्त वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका जब स्क्वायर करेंगे जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो भी आपका सिमेट्रिक होगा। ओके, इसी प्रकार आपका ए क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको आप ए प्लस ए डैश कर देंगे अर्थात जोड़ देंगे, तब भी आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही प्राप्त होगा। मतलब हमारे कहने का मतलब दोस्तों जैसे ये 1 0 और 0 1 है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका आपका क्या होगा, इसका सिमेट्रिक क्या होगा, इसका सिमेट्रिक वेरी सिंपल 1 0 0 1 वही होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब दोस्त सेम। ठीक है, तो यहां पर ये होता है। अब इसका ए प्लस ए डैश करना है, ए प्लस ए डैश करना है, तो ए प्लस ए डैश का मतलब ए प्लस ए डैश इसको करना है, तो दोनों को आप ऐड करेंगे। तो आप 1 को 1 से ऐड करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 2, 0 को 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 0 को 0 से करेंगे 0, 1 को 1 से ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो आपको कैसा प्राप्त हुआ, आपको कैसा दिख रहा है 2 2 0 0, आपको सेम नहीं दिख रहा है दोस्त। तो यही होता है सिमेट्रिक, मतलब आपका जोड़ने पर भी आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्राप्त होगा। सेम उसी प्रकार ए और बी अगर आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो इनका ए बी क्या होगा, एक सममित होगा यदि ए और बी के मान बराबर हैं। जैसा कि हमने आपको बताया यदि ए और बी मतलब 1 0 0 1 अगर ये दोनों क्या हैं, ए और बी के मान बराबर हैं, तो इसका जो मैट्रिक्स होगा ए बी वो भी सिमेट्रिक होगा। ये चीजें आपको एग्जांपल के तौर पर मैं समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में आपको आएगी। ये आगे मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगी। एक फार्मूला आप इसको याद कर लीजिएगा दोस्त, ए इक्वल टू ए प्लस ए डैश ए प्लस ए डैश अपान 2 प्लस ए माइनस ए डैश अपान 2। जब इसको हम क्वेश्चन कराएंगे तब इसको हम आपको सॉल्व कराएंगे। अभी के तौर पर इसको आप याद कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, कुछ भी कुछ करना नहीं है। कुल मिलाकर ए प्लस ए डैश का आपको यहाँ पर लिया गया है सम और फिर 2 से डिवाइड किया गया, ए माइनस ए डैश का अंतर किया गया, डिवाइड किया गया 2 से। इसी प्रकार इसको आपको याद रखना है। ये जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो इसको आप थोड़ा सा इसको याद रखिए कि सम कम के अपान 2 करना है, फिर अंतर करके अपान 2 करना है, फिर दोनों को जोड़ लेना है, इक्वल ए आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वल ए आएगा। मेन पॉइंट अब आपका आता है दोस्तों यहाँ पर लांबिक आव्यूह या फिर लंब कोणीय आव्यूह, जिसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं 2008-2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें ये क्या कहता है, बहुत सी सिंपल तरीका है, समझिए। इसका मतलब ये होता है यदि ऐसा स्क्वायर आव्यूह आपको दिया गया है तो ए डैश इक्वल टू ए डैश ए इक्वल टू आई है, तो आपका लांबिक आव्यूह। मतलब ए क्या है आपका सिंपल कोई आव्यूह मतलब मैट्रिक्स से दिया है, आव्यूह दिया है, उसका आप ट्रांसपोज कर दीजिए। और अगर ट्रांसपोज करने पर ए डैश इक्वल टू आई आता है या फिर ए डैश इंटू ए करने पर आई आता है, ये दोनों आपको क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स आता है, आई की इक्वल आता है, तो ये होगा आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, लांबिक आव्यूह या फिर कोणीय आव्यूह। ध्यान से इसको समझिए एग्जाम्पल को। अगर आपको ए मैट्रिक्स ये दिया है, इसका आप ट्रांसपोज, ए डैश का मतलब ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, परिवर्त का मतलब दोस्त कॉलम को रो में, रो को कॉलम में, मतलब पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में चेंज करना है। तो यहां पर वही किया गया है। आपका ए डैश कैसे निकाला जाता है, ये आपका क्या था दोस्त, यहां पर आपको ये स्तंभ दिया गया था, ये स्तंभ है, इसको हमने पंक्ति में चेंज किया। तो कास का कास अल्फा माइनस साइन अल्फा की जगह पर यहां पर माइनस साइन अल्फा हो गया। ठीक है, और ये आपका स्तंभ था, इसको हमने कॉलम में मतलब आपका स्तंभ था, इसको हमने पंक्ति में चेंज कर दिया। ठीक है, कॉलम में था, रो में हमने कर दिया। तो यहां पर क्या था दोस्त, यहां पर आप ध्यान से देखें, ये साइन अल्फा था, हमने इसको साइन अल्फा यहां पर लिखा, फिर इधर आपने कॉस अल्फा। कुल मिलाकर एक ही काम करना है। कोई मैट्रिक्स मिलता है, कॉलम
या फिर पूरे कॉलम को स्तंभ में चेंज करिए या फिर पूरे स्तंभ को कॉलम में चेंज करिए, एक ही करना है। उल्टा ये नहीं करना कि दोनों एक ही मैट्रिक्स में दोनों आप करेंगे, ठीक है, जैसा यहाँ पर किया गया है। जब एक दो बार आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे, लगाएंगे, तो आसानी से चीज़ें हल होने लगी, बहुत ज़्यादा आप परेशान नहीं होगा। जब हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तो सब कुछ सॉल्व होगा, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों यहाँ पर a इंटू ए डैश आता है, तो यहाँ पर a इंटू ए डैश का मतलब यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं थोड़ा यहाँ पर समझ लीजिए, आगे तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपको प्रूफ करना है a इंटू ए डैश इक्वल टू आई आएगा तो आपका लांबिक आव्यूह है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आप देखिए कि ये आपका ए का मैट्रिक्स है और ये आपका ए डैश का मैट्रिक्स है, ठीक है, हमने इसको लिखा है। तो यहाँ पर आपको पहला उठाना है स्तंभ को, कॉस अल्फा और साइन अल्फा को, कॉस अल्फा को इससे पूरे मल्टीप्लाई करना है, साइन अल्फा को इससे पूरे मल्टीप्लाई करना है और दोनों के बीच में प्लस लगाना है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जब आप कॉस से करेंगे मल्टीप्लाई तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर आप किससे करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा। फिर आपको दोनों के तुरंत बाद प्लस लगाना, दोनों के तुरंत बाद क्या लगाना है, प्लस। फिर आपको क्या करना है दोस्त, ये साइन अल्फा को इससे दोनों से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर जब इससे दोनों से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन स्क्वायर अल्फा हो गया ऊपर वाले में, नीचे वाले में आपका क्या होगा, नीचे हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अभी एक का काम हुआ, अर्थात आपने अभी इसको इससे पूरे से मल्टीप्लाई किया है। अब आप क्या करेंगे, इस स्तंभ को उठाएंगे, दोनों से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको वही काम करना है जैसे यहां पर किया गया। तो आपको पहले क्या करना है दोस्त, अब ये आपका अलग हो गया, ठीक है, अब यहां पर ये अलग है। तो इसमें ये करेंगे कि आपका माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा है, इस माइनस साइन अल्फा को उठाइए, इस माइनस साइन अल्फा को उठाइए, इसके ऊपर रख दीजिए। आपको अगर कंफ्यूजन होता है तो इसके ऊपर रख दीजिए, माइनस साइन अल्फा इसके ऊपर रख दीजिए और माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा फिर मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आपका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और यहाँ पर आपका कॉस अल्फा है तो कॉस अल्फा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा और ये कॉस अल्फा आपका हो जाएगा कॉस अल्फा स्क्वायर। देखिए दोस्तों, आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आसानी से हो जाएगा। मैं यह आपसे यही कह रहा हूँ कि ये स्तंभ है, स्तंभ को दोनों आप, ये जो स्तंभ है ये स्तंभ है, एक बार इसके वैल्यू कॉस अल्फा को इसके ऊपर रख के मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक बार साइन को इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों के बीच प्लस लगाकर एक कर दीजिए। ठीक उसी प्रकार ये वाला आपका है, एक बार इसके ऊपर रख दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर आप बीच में दोनों के प्लस लगाइए, फिर इसको आप मल्टीप्लाई दोनों करिए और सॉल्व करिए, आपका यहां पर आंसर आएगा। और आपको पता है यहां पर अब कुछ नहीं है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू होती है 1, तो सिंपली हम यहां पर 1 लिख देंगे। देखिए वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आप वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हम सोच रहे हैं दोस्त थ्योरी पार्ट इसी में खत्म करें, नेक्स्ट आपको यहां पर न्यूमेरिकल्स लगाने की बात करेंगे, ठीक है। यहां पर आपका माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा है, ये प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा है, दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, यहां 0 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। यहां पर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस दोनों प्लस में है तो ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो सिंपली आपका ये क्या होता है, ये आपका यूनिट मैट्रिक्स होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, आई। तो कुल मिलाकर लांबिक आव्यूह अगर आपसे पूछता है तो आपको सिंपली आपको डिफिनीशन दे देना है और साथ में एक एग्जाम्पल भी बढ़िया बेहतरीन तरीके से इस प्रकार लिख देना है। इसमें चूंकि आप समझ चुके हैं लांबिक आव्यूह क्या होता है, ए इंटू ए डैश इक्वल टू ए इंटू ए डैश इक्वल टू आई, अर्थात एक आपको दिया गया है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, वो है जिसमें आपका एक मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त होता है, यूनिट के बराबर होता है, 1 0 0 1 के बराबर होता है, तो आपका होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपकी बात करेंगे दोस्त सम्मिश्र आव्यूह। बहुत सिंपल, यदि किसी आव्यूह के मतलब किसी मैट्रिक्स के सम्मिश्र संख्याएं हो तो उसे सम्मिश्र आव्यूह। बहुत सिंपल, इसमें यह कह रहा है कि सम्मिश्र संख्या आप दोस्त जानते हैं जिसे आप यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, तो उन्हें क्या ये है आव्यूह में इसलिए कहते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। तो अगर ऐसे मैट्रिक्स जिसमें आपको यहां पर कॉम्प्लेक्स दिखे तो यहां पर जैसा आई ये इमेजिनरी नंबर दिखता है तो ऐसे ही मैट्रिक्स को आप कहते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सम्मिश्र संख्या हो, आई प्लस आई यहां पर आप देख सकते हैं ये चीजें होंगी तो आपका कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट आपका दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कंजुगेट। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ये कंजुगेट क्या है, अभी इनवर्स आपको हमने बताया तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अभी और भी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान से इनको चीज़ों को अब समझना है। अब देखिए, अब आपको कंफ्यूजन शुरू होगा, तो अगर वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो देखिए भैया ध्यान से इसको पूरा लास्ट तक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर वीडियो आप लास्ट तक देख लेंगे, पूरा चीज़ों को समझ लेंगे तो आपके सामने कोई भी डिफिनीशन टिकने वाली नहीं, सब डिफिनीशन आप चुटकियों में लिख देंगे, मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त आपका यहाँ पर यह है कि कंजुगेट मैट्रिक्स क्या है। तो किसी सम्मिश्र संख्या ए के अवयवों को उसके संगत
संयुग्मी अवयवों से बदलने से प्राप्त आव्यूह संयुग्मी आव्यूह कहलाता है। इसका मतलब कुछ नहीं है दोस्त कि जैसे कि आपको पता है कि आपका जैसे 1 + i लिखा है, तो इसका आपसे हम कहें संयुग्मी लिखिए तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 1 - i। अगर आपका कहीं पर लिखा है 1 + 2i, तो आपसे कहेंगे इसका संयुग्मी लिखे तो क्या लिखेंगे 1 - 2i। तो बस वही चीज है कि यहां पर जो आपको एग्जाम्पल, थोड़ा हम इसको जूम कर देते हैं, यहां पर जो आपको एग्जाम्पल दिया गया है इसमें 1 - 2i है, इसको जब चेंज किया गया 1 + 2i हो गया। ये 3 + 4i है, इसको चेंज किया गया 3 - 4i किया गया। ये 4 - i है, इसको 4 + i। ये 2 + 3i, इसको 2 - 3i। कुल मिलाकर क्या कर रहा जा रहा है दोस्त, प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में चेंज किया जा रहा है। संयुग्मी मतलब कंजुगेट मतलब यही होता है कि अगर प्लस है तो इसको माइनस में, माइनस है तो प्लस में। यही है कंजुगेट मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें युग्म जो आपको अवयव एलिमेंट्स हैं वो आपके संयुग्मी एलिमेंट्स हैं, और जिनको बदलने पर आपको जो आपको मैट्रिक्स प्राप्त होता है वो आपको कंजुगेट मैट्रिक्स होता है। और इसको आप ए बार से डिनोट करते हैं। ए डैश से किसको डिनोट करते हैं, ए डैश से आपका कंजुगेट नहीं होता है, आपका ट्रांसवर्स होता है, परिवर्त जो होता है, ठीक है। और ये है आपका कंजुगेट, ठीक है। अभी एक इनवर्स भी आएगा, अभी आपका इनवर्स भी आएगा, उसको भी देखेंगे, ठीक है। आगे चलिए, अब देखिए नेक्स्ट है आपका दोस्त यहाँ पर कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट समझिए। कंजुगेट तो ठीक है, अब इसमें ट्रांसपोज लग गया, कुछ नहीं, पहले भाई हम यहाँ पर पढ़ रहे थे ये चीज। तो दोस्त इसमें ये है कि पहले आपका कंजुगेट करेंगे फिर उसको ट्रांसपोज करेंगे, तो ये जो मैट्रिक्स होगा उसे कहेंगे कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। वेरी सिंपल, ये दोनों चीजें आप कर चुके हैं। कंजुगेट का मतलब हमने आपको क्या बताया, कंजुगेट का मतलब संयुग्मी। संयुग्मी का मतलब है अगर आपको संयुग्मी संख्या जैसे हमने बताया 1 + 2i दिया है तो इसका आप संयुग्मी लिखेंगे तो 1 - 2i लिखेंगे ना। तो दोस्तों आपको जैसे ये एक प्रकार का ये आव्यूह आपको दिया गया है, ठीक है। एक मिनट हम आपको क्लियर करते हैं। देखिए ये एक प्रकार का आपको आव्यूह दिया गया है, ठीक है। तो इसमें 1 + 1 - 2i, 3 + 4i, ये 4 - i, 2 + 3i लिखा है। इसको क्या करना है आपको, जब ए बार लिखना है, ए बार का मतलब क्या हमने बताया, ए बार का मतलब कंजुगेट। कंजुगेट का मतलब है कि जो प्लस है वो माइनस में और जो माइनस है उसको प्लस में। तो आप ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर माइनस था इसको प्लस कर दिया गया, ये प्लस था इसको माइनस कर दिया गया, और यहाँ पर ये माइनस था इसको प्लस कर दिया गया, प्लस था इसको माइनस कर दिया। कुल मिलाकर यहाँ पर क्या किया जा रहा है दोस्त, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस किया जा रहा है। ओके, तो पहले हम क्या कर देंगे, कंजुगेट कर देंगे। तो कंजुगेट मतलब ए बार, और फिर ट्रांसपोज का मतलब परिवर्त, जो कि हमने ऑलरेडी बताया। परिवर्त का मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करना है। तो वेरी सिंपल दोस्त, आपको यहां पर क्या करना है, ये जो आपको ए बार मिला है इसमें आप क्या करिए, यहां पर ये जो 1 + 2i 4i देख रहे हैं ये आपका स्तंभ है, इसको आप कॉलम में चेंज कर दीजिए। इस स्तंभ को जब आप कॉलम में मतलब स्तंभ को जब पंक्ति में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 1 + 2i हो गया, और ये आपका नीचे वाला जो 4 + i है इसको इधर लिखेंगे 4 + i। ओके, फिर आपका यहां पर इसके अंदर एक दूसरा वाला ये जो आपका ये स्तंभ है इसको जब आप पंक्ति लिखेंगे तो ये आपका नीचे आ जाएगा 3 - 4i, और यहां पर जो नीचे वाला था 2 - 3i ये हो जाएगा 2 - 3i। तो ऐसा आप यहां पर देख भी सकते हैं, ये चीज आप समझ सकते हैं। यहां पर जो ये दोनों था इसको हमने स्तंभ को पंक्ति में लिख दिया, ये स्तंभ था इसको हमने पंक्ति में लिख दिया। तो कुल मिलाकर दोस्त हमने क्या किया, स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दिया, या पंक्ति को आप स्तंभ में चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर ट्रांसपोज होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर पहला कंजुगेट करना है। कंजुगेट को आपको जो कंजुगेट प्राप्त होगा, कंजुगेट का प्राप्त जो होगा उसी को आप यहां पर ट्रांसपोज कर दीजिएगा। तो जो ये प्राप्त होगा उसे कहेंगे कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स, और इसको डिनोट करते हैं आप, देखिए इसको 3 चीज से डिनोट कर सकते हैं आप, ए बार और ऊपर आप इसकी होल पावर में टी मतलब ट्रांसपोज, इससे डिनोट कर सकते हैं, या फिर आप ए थीटा से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप ए स्टार से, ठीक है, ए आप इसको समझ सकते हैं कुछ भी। तो आप यहां पर किसी एक से इसको आप समझ लीजिए, या फिर ए बार आप होल पावर टी में ही ट्रांसपोज, जो आपको जैसा याद रहे। इसमें आपको तीनों दिखाया गया है, इससे कोई दिक्कत नहीं, आप जो भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है हर्मिटन आव्यूह, जिससे आप बोलते हैं हर्मिटन मैट्रिक्स। तो यह कहता है दोस्त कि यदि कोई मैट्रिक्स
यदि कोई मैट्रिक्स ए अपने संयुग्मी परिवर्त आव्यूह के बराबर हो तो उसे कहते हैं हर्मिटियन मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मतलब आप इसको समझिए, बहुत अच्छा भी है। समझिए यहाँ पर आप देखिए 2013 में पूछा गया, यही चीजें पूछा जाता है जब पेपर में, तो स्टूडेंट को जब यहाँ पर ये चीजें नहीं पढ़े रहते थ्योरी पार्ट को तो उनको वहां पर समझ में नहीं आता ये कैसा मैट्रिक्स, क्योंकि उन्होंने दोस्तों यहाँ पर रो मैट्रिक्स, आव्यूह मैट्रिक्स, मतलब कुल मिलाकर रो कॉलम मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स इतना ही वो जानते हैं, ऊपर से पढ़ते हैं। और अंदर की जो थ्योरी है जैसे हर्मिटियन मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स, इन चीजों को आपको समझना है। तो हर्मिटियन मैट्रिक्स ये हुआ दोस्त, बहुत सिंपल है। इसमें ये हुआ दोस्त कि जो आपका यहाँ पर प्राप्त हुआ है, पहले आपने क्या किया, आपको हमने ए दे दिया, आप ए हमने आपको दे दिया, आप ए अपने पास रखिए, ठीक है। आप इस ए को क्या कर दीजिए, ए बार में चेंज कर दीजिए। ए बार का मतलब क्या हुआ, इसको हमने क्या कर दीजिए, इसका हमने कंजुगेट बोले तो संयुग्मी, ठीक है, इसका संयुग्मी मैट्रिक्स हो गया। मतलब जो आपका वहां पर दिया था माइनस आई को हमने प्लस आई में, प्लस आई को माइनस आई में हमने चेंज कर दिया। कुल मिलाकर हमने पहले क्या किया, जो आपको ए दिया था उसको हमने ए बार में चेंज किया। ए बार को जो चेंज किया, ए बार के बाद हम उसने क्या किया दोस्त, उसको ट्रांसवर्स कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज करने का मतलब हमने कॉलम को रो में, रो को कॉलम में चेंज कर दिया। जब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में हमने चेंज किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ दोस्त ए बार का होल पावर टी, मतलब आपको ट्रांसपोज। तो ये एक कंडीशन होता है कि जब आपका प्रारंभिक वाला मैट्रिक्स ए आपके कंजुगेट और ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है तो इस कंडीशन को कहते हैं हर्मिटियन मैट्रिक्स। जैसा आप देख सकते हैं पहले आपको ए मैट्रिक्स ये दिया गया था, ए मैट्रिक्स को क्या किया गया दोस्त, ए बार में चेंज किया गया। बार का चेंज करने का मतलब क्या हुआ, बार का चेंज करने का मतलब जो यहां पर देखिए ये प्लस था, इसको हमने माइनस में चेंज कर दिया, ये माइनस था, इसको हमने प्लस में कर दिया, ठीक है। ये एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको ये जो आई दिख रहा है दोस्त, यही इमेजिनरी के आगे आप प्लस माइनस को चेंज करना है। ऐसे नहीं आपको यहां पर -2 इधर आपको -2 कर देना है, यहाँ पर +3 है तो -3, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। केवल इमेजिनरी पार्ट जो आपका है उसी को चेंज करना है। तो इसको आप क्या कहते हैं, इसे कंजुगेट कहते हैं, इसे कंजुगेट कहते हैं। तो जब आपका कंजुगेट हो जाएगा फिर इसका ट्रांसवर्स कर दीजिए। ट्रांसवर्स कैसे होता है, ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज कैसे होता है, मतलब जो आपका यहाँ पर पंक्ति है उसको आप स्तंभ में कर सकते हैं या स्तंभ को पंक्ति में कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर दोस्त स्तंभ को पंक्ति में कर देते हैं। ये जो आपको स्तंभ दिख रहा है हम इसको यहाँ पर पंक्ति में ऐसे लिख देते हैं। तो ये 1 2 + 3i 3 - 4i लिखा है, इसको हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख दिया, इसको क्लियर आप देख सकते हैं। यहाँ पर 1 लिख दिया, 2 + 3i 3 + 4i। ये चीज़ें आप समझ चुके, मैं बार बार वही चीज़ें क्या बताऊं दोस्त, आप इसको समझ रहे हैं कि रो को कॉलम को रो में चेंज करना है। तो ये आपका ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर यही कंडीशन है कि जब आपका a = a θ हो जाता है तो उसे कहते हैं हर्मिटियन। और हर्मिटियन का मतलब यहाँ पर अभी तो आप बिल्कुल क्लियर ये चीज़ समझ रहे थे, हमारी बात तो समझिएगा दोस्त। हम ये कह रहे हैं आपसे कि कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है, कि आपका जो कंजुगेट था उसको हमने चेंज किया। तो कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो है जब ए के बराबर हो जाए तो वो आपका हो जाता है कुल मिलाकर हर्मिटियन। अब ज़्यादा आपको यहाँ पर समझाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, ये है दोस्त विषम हर्मिटियन आव्यूह, इसे कहते हैं स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ, बहुत ही सिंपल है। जैसे वहाँ पर आपका दोस्त इक्वल आ रहा था उसी प्रकार यहाँ पर है कि अब पहले आप देखिए विषम हर्मिटियन मैट्रिक्स का इसमें निगेटिव आ जाएगा बस। यहाँ पर जो आप ए देख रहे हैं a = -a θ आ जाएगा बस, और कुछ नहीं। मतलब पहले आपको क्या करना है, ए आपको दिया जाएगा ए मैट्रिक्स, उसको आपको ए बार में चेंज करना है, बोले तो कंजुगेट, और कंजुगेट के बाद इसको ट्रांसफर करना है। ट्रांसपोज का मतलब ए बार का होल पावर टी। तो ए बार के होल पावर टी लिखिए, या फिर आप इसको लिख सकते हैं ए थीटा, या फिर लिख सकते हैं ए स्टार, इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू किसके बराबर है, या ए = -a θ, आप यहाँ पर देख सकते हैं ए = यहाँ पर आपको दर्शाया गया होगा, आसानी से आप देख सकते हैं, ये देखिए ए थीटा = -a, ए थीटा = -a आ जाए, अर्थात आपका जो आपने पूरा चेंज किया उसमें अगर निगेटिव आ जाता है तो उस कंडीशन में आपका विषम हर्मिटियन मैट्रिक्स हो जाता है। मैं आशा करता हूँ ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे कि माइनस कैसे ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। जो आपका आएगा उसमें से आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो वही -a आएगा। मैं बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं करूँगा, आप ऊपर मैंने आपको समझा दिया हर्मिटियन। अब विषम आप समझ सकते हैं, इसमें से निगेटिव निकल चुका है बस। नेक्स्ट आपका देखिए दोस्त यूनिटरी मैट्रिक्स, बोले तो एकिक या एकल, इसमें क्या अंतर होता है, वो यूनिट था, ठीक है, जिससे आप एकिक बोलते हैं, वो दूसरा था। इसको देखिए a × a' a × a θ = a θ
इंटू ए इक्वल टू आई आ जाए। अभी आपने क्या पढ़ा था दोस्त, अभी आपने पढ़ा था ए डैश इक्वल टू आई आता था, तो उसे कहते थे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, बोले तो लाम्बिक मैट्रिक्स, ठीक है, या फिर कोणी मैट्रिक्स। लेकिन यहां पर है कि यदि आपका ए इंटू ए थीटा इक्वल टू आ जाए ए आई, तो उसे बोलेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? यूनिटरी मैट्रिक्स। और ए थीटा क्या है? ए थीटा हमने आपको निकालना बता दिया। अब समझ लीजिए, फिर से बता दे रहे हैं। ए तो आपको वैल्यू दिया रहेगा, ए तो आपको मैट्रिक्स दिया रहेगा। ए थीटा कैसे निकालेंगे? ए थीटा निकालने का तरीका बता रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है? ए थीटा निकालने के पहले, ए थीटा निकालने के पहले आपको सबसे पहले कंजुगेट करना होता है। कंजुगेट, संयुग्मी, ठीक है। जो आपका माइनस आई दिया उसको प्लस आई को माइनस आई में चेंज करना है। फिर आपको क्या करना है? इसका आपको क्या करना है? ट्रांसवर्स कर देना है। ट्रांसवर्स कर देंगे तो यही जो प्राप्त होता है उसी को कहते हैं ए थीटा। क्या कहते हैं? ए थीटा। इसी ए थीटा को जो पहले आपको दिया है मैट्रिक्स, इसका दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर वो आई के बराबर आ जाता है तो उसी को कहते हैं आप यूनिटरी मैट्रिक्स। बोले तो एक या एकल आव्यूह। आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर, ये आपको ए दिया गया था, ए का हमने क्या किया? संयुग्मी आव्यूह, बोले तो कंजुगेट मैट्रिक्स। इसका आपको 1/√3 जो बाहर है उसमें कुछ नहीं करना है, जो अंदर पार्ट है आपका, जो एलिमेंट है उन्हीं को आपको चेंज करना है। तो यहाँ पर आपका क्या था दोस्त? ये माइनस था, इसको हमने प्लस कर दिया, ये प्लस था, इसको हमने 1 माइनस आई लिख दिया, और कोई चेंज नहीं। इसमें -1 को +1 नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, केवल आई इमेजिनरी पार्ट में ही चेंजिंग करना है। बस आपको ये ट्रांसफर, जब आप क्या कर देंगे दोस्त? कंजुगेट कर देंगे, संयुग्मी कर देंगे, उसके बाद ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि कॉलम को रो में, रो को कॉलम में चेंज करना। तो सिंपली आपका यहाँ पर 1 प्लस आई है, इसको हमने लिख दिया यहाँ पर स्तंभ को पंक्ति में 1 प्लस आई। उसी प्रकार ये आपका स्तंभ था, इसको हमने लिख दिया पंक्ति में 1 माइनस आई -1, ठीक है। इसी प्रकार ये लिखा गया है। फिर आपका जो रूल होता है ए थीटा इक्वल टू ए थीटा इंटू ए अगर आपका आ जाता है आई के इक्वल, तो आपका होता है हार्मिटन नहीं दोस्त, आपका होता है क्या यहाँ पर? यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है, यूनिटरी। तो इसको मल्टीप्लाई करने का हमने तरीका आपको बता दिया है कि किस प्रकार से इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। 1/√3 ये दोनों बाहर हो जाएंगे, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। अब इसको आप यहाँ पर मल्टीप्लाई एक दूसरे को कर लीजिए। हमने तरीका आपको बता दिया है कि ये जो आपका पहला यहाँ पर स्तंभ है, इसको इसके ऊपर से मल्टीप्लाई करिए। कैसे करना है एक बार सुन लीजिएगा। 1 है तो 1 के ऊपर आप रख दीजिए, तो 1 × 1 हो गया, ठीक है। एक मिनट बता देते हैं दोस्त, यहाँ देखिए 1 है तो इसके 1 × 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका दोस्त यहाँ पर क्या है? ये 1 आपका हो गया, 1 माइनस आई है तो यहाँ पर प्लस करेंगे 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई। कुल मिलाकर हमारा कहना दोस्त यही है कि जो स्तंभ है इसकी वैल्यू को उठाकर इसके ऊपर आप कुछ देर के लिए ऐसे अस्थायी रूप से रख दीजिए 1 माइनस आई। अब इससे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। मैं चीज़ें जब आपको मल्टीप्लाई करेंगे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अभी आपको ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा होगा क्योंकि बार बार वही चीज़ें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जा रही है, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारा उद्देश्य इतना है आपको समझाने का कि यूनिटरी मैट्रिक्स वही है कि जब आपका ए थीटा इक्वल टू ए इंटू आई आ जाता है, और ए थीटा हमने निकालने का तरीका बता दिया। कुल मिलाकर आपको निकालने का तरीका पता होगा तो आप सब कुछ कर सकेंगे। नेक्स्ट आपको दोस्तों यहाँ पर सिंगुलर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज समझना कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। तो यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान 0 हो, समझिएगा, सारणिक बोले तो मैट्रिक्स का मान 0 हो, तो उस कंडीशन में आपका ये आव्यूह सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। और सिंगुलर मैट्रिक्स तो दोस्त इसका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है। अब क्यों नहीं निकाला जा सकता ये आगे मैं बताने वाला हूं। तो यहां पर दोस्त क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स, यदि सिंगुलर मैट्रिक्स वही है कि यदि आपका जो आव्यूह दिया गया है, अगर मतलब ये आपको जो दिया गया है, यहाँ पर ये दिया गया है ए, अगर आपका इसका ए मॉड ऑफ ए निकालेंगे, मॉड ऑफ ए कैसे निकालेंगे? 1 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, -1 को 6 से हमने मल्टीप्लाई किया, -2 × 3 किया, तो ये 6 - 6 क्या हो गया? 0। तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो इसका आप इनवर्स नहीं निकाल सकते, ये आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसी प्रकार ये आप देखेंगे तो 1 × 6 -2 × 3, वही चीज, मतलब कुल मिलाकर हम बार बार वही चीज तो दिया है दोस्त, ये 0 इक्वल लिखा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर कैसा है मैट्रिक्स है? ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स में आप इसका मान 0 आएगा मॉड ऑफ ए का, और इसका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। ये क्यों नहीं निकाला जा सकता वो भी मैं आपको यहाँ पर आगे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। चूंकि इनवर्स में मॉड ऑफ
ऑफ ए से डिवाइड किया जाता है तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर संभव नहीं है। नेक्स्ट आपका दोस्त है यहाँ पर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। वेरी सिंपल, यदि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपका मॉड ऑफ ए जो है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो, अर्थात जीरो के बराबर नहीं है, तो आपका क्या है, वो नॉन सिंगुलर या फिर इनवर्टिबल मैट्रिक्स है। ठीक है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 × 4 हो जाएगा, -2 × 3 हो जाएगा, तो 4 - 6 - 2 आ जाएगा। कुल मिलाकर क्या है दोस्त, ये आपके जीरो के बराबर नहीं है। माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं आना चाहिए, तो आपका वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें नॉन सिंगुलर है तो उसका आप इनवर्स निकाल सकते हैं। आगे ये चीज़ समझ में आएगा आपको क्यों निकाल सकते हैं, क्यों सिंगुलर का नहीं निकाल सकते हैं, नॉन सिंगुलर का क्यों निकाल सकते हैं, ये मैं आगे आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट आपका दोस्तों कोफैक्टर मैट्रिक्स है। क्या कोफैक्टर, देखिए जितने भी मैट्रिक्स है सब इंपॉर्टेंट है, मैं किसको कहूँ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यही कहूँगा कि वीडियो अभी देख रहे हैं तो अच्छी बात है दोस्त, नहीं देख रहे हैं तब भी अच्छी बात है, आप बाद में देखेंगे, अभी आपको ये चीज़ें कंफ्यूज करेंगी तब। ठीक है, अगर अभी तक आप देख रहे हो तो कमेंट में जय हिंद आप प्लीज़ जरूर लिखिएगा। अगर अभी तक आप देख रहे हैं, मैं समझना चाहूँगा कितने स्टूडेंट यहाँ तक देखें, अभी आप तक देखें तो कमेंट में जय हिंद लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्त कोफैक्टर मैट्रिक्स। किसी भी वर्ग आव्यूह के ए के अवयवों को उसके संगत सारणिक मॉड ऑफ ए के अवयवों के संगत कोफैक्टर को प्रतिस्थापित करके बने आव्यूह को सखंड आव्यूह कहते हैं। इसे एसी या फिर निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर सखंड का मतलब दोस्त, हाँ वेरी सिंपल, सखंड का मतलब दोस्त ये कोफैक्टर का मतलब मैट्रिक्स से कोफैक्टर, समझिए जैसे आपको ये 5 6 7 8 ये दिया गया है तो इसका आप निकालिए कोफैक्टर क्या होगा, तो कोफैक्टर इसका आप ऐसे निकालेंगे, कोफैक्टर इसका आपका हो गया 8, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा -7, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त आपका -6, ये आपका हो जाएगा 5। आप कहेंगे अब कैसे निकाला गया है, तो दोस्त होता क्या है कि जब आप कोफैक्टर निकालेंगे, ये चीज़ मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो आप जान लीजिएगा। कोफैक्टर इतना समझ लीजिए कि जो आपको यहाँ पर वर्ग आव्यूह दिया जाएगा उसी में से आपको उसी की संगत आपको निकालना होगा, प्रतिस्थापित करना होगा। प्रतिस्थापित का मतलब जैसे आप 5 का है तो अगर लिखा है दोस्त 5 6 7 8, तो इसका अगर 5 का निकालना है तो ये लाइन चली गई, ये लाइन चली गई, बचा कौन 8। तो उसी प्रकार यहाँ पर आप समझिए, अगर आप इसका कोफैक्टर आप इसका निकाल रहे हैं तो अगर हम 5 का कोफैक्टर निकालेंगे तो 5 का ये लाइन चली गई, ये लाइन, बचा कौन 8, तो इसका आपका पहले का आ गया 8 आ गया। ठीक है, लेकिन कुछ और पॉइंट याद रखना होता है कि माइनस प्लस कैसे होता है, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर अगर 6 का देखेंगे तो ये लाइन गई दोस्त, ये लाइन बची, तो बचेगा कौन 7, तो आपका 7, लेकिन प्लस होगा 7 की माइनस कैसे आप पता करेंगे, तो इसमें वैल्यू आप ऐसे याद रखिए कि अगर सम संख्या है तो आपका सम संख्या तो प्लस होगा, विषम है तो माइनस, मतलब यहाँ पर 1 2 है। ठीक है, और यहाँ पर 1 2 है। तो अगर आपका पहले वाले पार्ट पे देखेंगे, पहले वाले पार्ट पे आप देखेंगे तो पहला रो पहला कॉलम, तो 1 + 1 क्या होगा, ये आपका यहाँ पर आपका क्या आएगा 2 आएगा, मतलब सम होगा। तो यहाँ पर पहले वाले में आपका क्या होगा दोस्त, यहाँ पर पहले वाले में आपका प्लस आता है, दूसरे वाले में यहाँ पर निगेटिव आता है, यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर प्लस, इस प्रकार आता है। ये चीज़ें आगे आपको हम बताएंगे, ये चीज़ आप बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इतना आपको बता रहा हूँ। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 1 1 देख रहे हैं तो इसमें क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि 1 1 जोड़ेंगे 2 आएगा सम संख्या। इसी प्रकार यहाँ पर 1 और 2, मतलब ये 1 2 का मतलब आप समझ रहे हैं, 1 2 का मतलब दोस्त यहाँ पर ये है कि पहली यहाँ पर पहली पंक्ति और दूसरा पहली पंक्ति हो गया और दूसरा स्तंभ हो गया। ठीक है, इसलिए 1 2 लिखा, तो 1 और 2 को जोड़ते हैं तो आपका 3 आता है, 3 का मतलब विषम संख्या, इसलिए यहाँ पर आपका निगेटिव होता है, बस इतना आप याद रखिए। 6 से लेंगे तो आपका 7 बचेगा, और निगेटिव का पॉजिटिव का ये डिपेंड करेगा आपके नंबरिंग, अगर विषम संख्या है तो आप माइनस लगाएंगे, सम आएगा, तो यहाँ पर जैसा आप +8 देख रहे हैं, चूंकि ये आपका 1 1 करेंगे तो सम आएगा 2 आएगा, इसलिए सम होता है, इसलिए पॉजिटिव हुआ। यहाँ पर सेम उसी प्रकार आप देखेंगे 7 का आप यहाँ पर देखेंगे दोस्त, 7 में आप इस प्रकार से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ओनली 6, तो यहाँ पर आपका -6 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि 2 और 1 को आप जोड़ेंगे तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, जो कि विषम है, इसलिए आपका निगेटिव। अब 2 और 1 कैसे आया दोस्तों, 2 1 ऐसे आप देख सकते हैं, ये आपका क्या है 2 कैसे आया, ये दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ है, इसलिए 2 1। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप ऐसे याद रखिए, ये पहला 1 1 है, दूसरा 11 12, ठीक है 11 12, फिर अब दूसरा आप 21 22 ऐसे याद रखिए। और बड़ा जब हो जाएगा दोस्त आपको 3 3 स्तंभ और कॉलम के दे देंगे, तो 11 12 13 21 22 23
31, 32, 33 ऐसे आप याद रखिए, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं इसका खंडज आपको बताएगा, पहला 1 1, दूसरा 1 2, फिर उसके बाद 1 2 1, फिर 2 2, इस प्रकार दिया गया है। तो आपको जो यहाँ पर प्राप्त होगी जो वैल्यू, उसी वैल्यू को आपको यहाँ पर रखना है। जैसा आप देख सकते हैं ये पहला आपको जो वैल्यू प्राप्त हुआ वो 8 है, फिर दूसरा आपका -7 है, तीसरा आपका दोस्त यहाँ पर क्या है -6 है, फिर लास्ट में आपका 5 है। ये क्या होता है, ये होता है आपका सखंड, मतलब पहले को आपको जिसको लेंगे उसको आप क्या कर देंगे प्रतिस्थापित, उसके रो और कॉलम के आसपास वाले को प्रतिस्थापित करके जो बचेगा वही आपका यहाँ पर रखा जाता है। नेक्स्ट आपका दोस्त है एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स जिसे आप कोफैक्टर, एडजॉइंट मैट्रिक्स ये होता है कि कोफैक्टर के ट्रांसपोज को ही आपका कहते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स है। तो आपका क्या है दोस्त सखंड, आपने इसको जो चेंज किया, समझिए जो आपका यहाँ पर पहला ए दिया गया था मैट्रिक्स, इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने सखंड आव्यूह कर दिया, और सखंड आव्यूह को जब अब ट्रांसपोज कर देते हैं तो उसे कहते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। वेरी सिंपल, मतलब ए आपको दिया था, ए को आप क्या करिए पहले ए सी का मतलब यहाँ पर क्या कर दिया गया, आपको इसका कोफैक्टर निकाल लिया, और कोफैक्टर का आप मतलब एक सी का मतलब कोफैक्टर हो गया, और इसका आपने क्या कर दिया ट्रांसपोज कर दिया। तो ट्रांसपोज करने से जो आपको प्राप्त होगा उसे कहते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। बहुत सिंपल है, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। तो ए आपको दिया गया था, ए इसका हम